नमस्कार, ZMPCG स्पेशल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। छत्तीसगढ़ का रंग बिल्कुल अलग है। आदिवासी संस्कृति के इस प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों के लिए भी खास जगह है। यही वजह है कि खेल कूद के लिए छत्तीसगढ़ की जनता में सरकार ने प्रतिभाओं की तलाश की और छत्तीसगढ़ को बना दिया खेल का संसार, जिसका नतीजा है कि प्रदेश से बड़ी खेल प्रतिभाएं सामने आई और फिर सरकार ने शुरू किया खेलों के विकास का काम। खनिज और वन संपदा से भरपूर छत्तीसगढ़ का लोक रंग बिल्कुल अलग नजर आता है। आदिवासी संस्कृति में सांस लेने वाले यहाँ के भोले भाले लोगों के लिए जीवन का आनंद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसी आनंद का एक हिस्सा है छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए खेल कूद का। इस आदिवासी अंचल में खेल कूद में बहुत रुचि ली जाती है और यही वजह है कि सरकार ने भी खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए राज्य में लगातार ध्यान दिया है। खेल के मानचित्र पर छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं ने हमेशा अपना परचम लहराया। क्रिकेट, हॉकी, स्विमिंग, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, वेटलिफ्टिंग और कुश्ती जैसे खेलों में कई प्रतिभाओं ने छत्तीसगढ़ का नाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फलक पर रोशन किया है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ की रमन सरकार भी लगातार ये कोशिश कर रही है कि खेल के क्षेत्र में राज्य का विकास हो और इसके लिए लगातार नई और बेहतर योजनाओं को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय ने प्रदेश के खिलाड़ियों की प्रतिभा को पहचानने और तराशने की जरूरत पर बल दिया। खेल मंत्रालय की ओर से कहा गया कि खेल का विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसे स्कूली स्तर पर ही तराश कर और बेहतर मुकाम दिया जा सकता है और इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने अधिकारियों को स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ खेल और योग पर भी विशेष योजना बनाने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में खेलों का एक अच्छा माहौल इस समय बना हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी, खेल मंत्री जी और सभी के सहयोग से सभी खिलाड़ियों को अच्छा सहयोग मिल रहा है और स्कूल लेवल पे भी जो टूर्नामेंट्स हो रहे हैं उससे अच्छे खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं। और इस समय जो हमारे जो नेशनल गेम्स हो रहे हैं, चाहे स्कूल नेशनल्स हों, उसमें भी छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो पूरी कोशिश की जा रही है ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से भी कि जो खिलाड़ी स्कूल्स में हों, कॉलेजेस में हों, उनको पूरा सपोर्ट किया जाए। मंत्रालय ये भी सुनिश्चित कर रहा है कि खेल और खिलाड़ियों के लिए मूलभूत सुविधाओं का विकास हो और इसके लिए स्कूल कॉलेज स्तर पर ज्यादा से ज्यादा खेल प्रतियोगिताएं आयोजित किए जाने की दिशा में काम हो रहा है। बेहतरीन प्रतिभाओं की पहचान कर बाद में उन्हें अलग से प्रशिक्षण दिए जाने की योजना आगे बढ़ाई जा रही है। खिलाड़ियों के प्रशिक्षण का इंतजाम सुनिश्चित करने के लिए अलग से निर्देश दिए जा चुके हैं। राज्य सरकार द्वारा खेलों के विकास के लिए को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि राज्य के जिला और विकास खंड स्तर पर बड़ी संख्या में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए स्टेडियम का निर्माण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता के कार्यक्रमों में शामिल है। मंत्रालय खास तौर पर खेल प्रतिभा विकास का कार्यक्रम स्कूलों के जरिए आगे बढ़ाना चाहता है ताकि कम उम्र से ही खिलाड़ियों की प्रतिभा में निखार आए और उम्र के हिसाब से उनको सही प्रशिक्षण मिले ताकि उन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के योग्य बनाया जा सके। इसी योजना को आगे बढ़ाने के लिए खेल मंत्रालय मौजूदा खेल जोन्स का विभाजन कर छोटे छोटे खेल जोन बना रहा है। खेल मंत्रालय के इस महत्वपूर्ण कदम से खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने और निखारने के ज्यादा से ज्यादा मौके मिल सकेंगे। खेलों के विकास के लिए रायपुर में खेल अकादमी भी प्रारंभ किया गया है। इस प्रकार शासन जो है सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर खेलों की गतिविधियों को संचालित करने जा रही है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के निर्देश पर हाल ही में प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों और सांसद आदर्श ग्रामों में ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन किया गया था,
जिसमें बच्चों को स्कूल कॉलेज के खेल शिक्षकों और वरिष्ठ खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण दिया। ग्रीष्मकालीन जो समर कैंप्स होते हैं या जो और भी कैंप्स लगते हैं, उसमें डिपेंड करता है कि कुछ लोग खाली एंजॉयमेंट के लिए ट्रेनिंग में आते हैं, फिर उसमें से जो सीरियस बच्चे होते हैं उसको विभिन्न खेल के कोचेज जो हैं सिलेक्ट करके उनको फर्दर ट्रेनिंग देते हैं, चाहे नेशनल स्तर पर उनको भेजें चाहे स्टेट लेवल पे करें। तो ये डिपेंड करता है कि खिलाड़ी उसको प्रोफेशन एज ए करियर स्पोर्ट्स को ले रहा है या खाली एंजॉयमेंट के लिए खेल रहा है। प्रदेश में खेल सुविधाओं के विस्तार, खेल परिसरों और मैदानों के निर्माण, खेलों के अलग अलग आयोजनों और खिलाड़ियों को राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों और सम्मान से जुड़े मुद्दों पर भी रमन सिंह सरकार अपनी योजनाओं को लगातार विस्तार दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी जो तैयारी इन दिनों छत्तीसगढ़ में चल रही है, वो तैयारी है प्रस्तावित 37वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की। इस बड़े आयोजन के मेजबान राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ का खेल मंत्रालय और तमाम खेल संघ मेजबानी में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहते। और 37th नेशनल गेम्स छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित हैं। तो छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन का फोकस है कि जो कुछ खेल को आइडेंटिफाई किया है, सभी खेलों पर फोकस है। और उन खेलों पे मेरा जहाँ तक पर्सनल सोचना है कि जिन खेलों में ज्यादा मेडल्स की संभावना रहती है, उनको पर फोकस हमें ज्यादा करना चाहिए। धान के कटोरे में बसने वाले आदिवासियों की बड़ी आबादी खेल प्रतिभाओं में परचम लहराने के लिए लगातार कोशिश कर रही है और इन प्रतिभाओं को निखारने में सूबे की रमन सिंह सरकार और खास तौर पर खेल मंत्रालय हर मुमकिन कोशिश कर रहा है ताकि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतिभाएं राज्य का नाम रोशन कर सकें और खेल क्षेत्र एक रोजगार का भी बड़ा जरिया बनकर आर्थिक विकास के नए आयाम गढ़े। छत्तीसगढ़ की खिलाड़ियों ने देश विदेश में अपनी अपनी प्रतिभा से नाम कमाया है। अब भी कई खिलाड़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में परचम लहरा रहे हैं। हॉकी, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, हैंडबॉल समेत कई तरह की खेल प्रतियोगिता में यहां के खिलाड़ी विश्व स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इन्हीं प्रतिभाओं को और आगे बढ़ाने के लिए राज्य की रमन सिंह सरकार ने भी खेल क्षेत्र में विकास का एक नया अध्याय लिखा है। छत्तीसगढ़ ने देश को कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी दिए हैं। छत्तीसगढ़ के वेट लिफ्टर रुस्तम सारंग, जो कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के स्वर्ण विजेता और 11वें सैफ खेलों में रजत पदक विजेता रहे हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया है। देश की महिला हॉकी टीम की कप्तान रह चुकी छत्तीसगढ़ की हॉकी खिलाड़ी सबा अंजुम ने अपने बेहतरीन खेल प्रदर्शन से राज्य का नाम रोशन किया है। तो हॉकी खिलाड़ी नीता डूमरे, रेणुका राजपूत, बलविंदर कौर, बास्केटबॉल में अंजू लकड़ा, नेटबॉल में नेहा बजाज, प्रीति बंछोर, क्रिकेटर राजेश चौहान जैसे उत्कृष्ट खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल प्रदर्शन से छत्तीसगढ़ को हमेशा खेलों की दुनिया में आगे बढ़ाने का काम किया है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बास्केटबॉल में छत्तीसगढ़ के बालक और बालिकाओं की टीम ने राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक हासिल किए हैं। नए राज्य में सीमित साधन सुविधाओं के बावजूद यहाँ के खिलाड़ी विभिन्न खेलों में अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की महिला बास्केटबॉल टीम ने राष्ट्रीय स्तर पर कई बार स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। यही वजह है कि राज्य सरकार छत्तीसगढ़ को खेल गढ़ के रूप में विकसित करने की दिशा में हमेशा कोशिश कर रही है। खेलों के विकास के लिए खेल नीति बनाने के साथ साथ कई अहम योजनाएं चल रही हैं। खेल नीति में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को खेल अंकुर और खेल गौरव जैसे पुरस्कारों का सम्मान देने की परंपरा। खेल के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए खिलाड़ियों को
हर स्तर पर पुरस्कृत किया जाता है। साल 2012-13 में राज्य के 38 खिलाड़ियों के बीच 21,37,500 की पुरस्कार राशि बांटी गई। जनवरी 2013 में आयोजित राज्य स्तरीय खेल महोत्सव में उम्दा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को 20,22,000 के नकद पुरस्कार दिए गए। पिछले साल यानी 2014 में 16 दिसंबर को नया रायपुर में आयोजित हाफ मैराथन के विजेताओं को 15,75,000 के नकद पुरस्कार मिले। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराने और खिलाड़ियों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उम्दा प्रदर्शन करने योग्य बनाने के लिए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ में खेल अकादमी शुरू करने की राह पर कदम बढ़ाया। साल 2013-14 के बजट में इसके लिए 1,10,00,000 रुपए अलॉट किए गए। ग्राम पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक खेल संस्कृति को विकसित करने, खिलाड़ियों को नियमित अभ्यास, प्रशिक्षण, खेल मंच और दूसरी खेल सुविधा मुहैया कराने के लिए पंचायत युवा क्रीड़ा खेल अभियान पाइका, खिलाड़ियों को प्रशिक्षण योजना, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन योजना, खेल प्रतिभा खोज योजना समेत कई अन्य योजनाएं चल रही हैं। इस खेल महोत्सव की तुलना खिलाड़ियों की संख्या के आधार पर ओलंपिक खेल आयोजन से की जा सकती है। हर साल ग्रामीण खेल प्रतियोगिता, महिला खेल प्रतियोगिता और मैराथन का आयोजन होता है। खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए यात्रा किराए का खर्च सरकार उठाती है। जाहिर है, जिस राज्य में खेलों को लेकर सरकार इतनी संजीदा होगी, वहाँ खेल का विकास भला कैसे रुक सकता है। ये राज्य सरकार की कामयाब कोशिश का ही नतीजा है कि जब 2017 में 37वें राष्ट्रीय खेलों की दावेदारी की बात आई तो छत्तीसगढ़ ने कई राज्यों को पीछे छोड़ते हुए प्रस्तावित राष्ट्रीय खेल की मेजबानी हासिल कर ली, जिसके लिए राज्य में तेजी से काम आगे बढ़ रहा है। 2017 में जब 37वें राष्ट्रीय खेल छत्तीसगढ़ में आयोजित होंगे, उससे पहले तमाम तैयारियों को अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित 37वें राष्ट्रीय खेलों में 34 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। इनमें एक्वेटिक्स, आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, केनोइंग एंड कयाकिंग, साइकिलिंग, एक्वेस्ट्रियन, फेंसिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, खो-खो, कबड्डी, कराते, लॉन बॉल, नेटबॉल, रोविंग, रग्बी 7, साइड, स्क्वैश, शूटिंग, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, टेनिस, ट्रायथलन, वॉलीबॉल, वेटलिफ्टिंग, कुश्ती, वुशु पावर लिफ्टिंग और म्यूथाई शामिल हैं। 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए जोरदार तैयारियां चल रही हैं, जिनमें कई शहरों में स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, जबकि पहले से बने स्टेडियम्स को भी आधुनिक सुविधाओं से लैस करने का काम जोरों पर है। इनमें इंदिरा स्टेडियम कोरबा, रघुराज स्टेडियम राजनांदगांव, गांधी स्टेडियम अंबिकापुर सरगुजा, रायपुर क्रिकेट स्टेडियम रायपुर, खेल भंटा स्टेडियम बिलासपुर रोड रायगढ़, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम भिलाई दुर्ग, पद्मनाभापुर क्रिकेट ग्राउंड पद्मनाभापुर दुर्ग, पीसीसी ग्राउंड पद्मनाभापुर, पुलिस स्टेडियम बिलासपुर, रिक्रिएशन क्लब नंदिनी टाउनशिप अहिवारा दुर्ग, रेस्क्यू रूम राजगामार स्टेडियम रोड कोरबा शामिल हैं। जबकि राज्य में एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम, एस्ट्रोटर्फ ट्रैक और कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 की तर्ज पर एक खेल गांव बनाने की भी तैयारी है। जाहिर है, खेलों के विकास का सफर राज्य के विकास की गति के साथ लगातार तेज हो रहा है, जिसमें खेल और खिलाड़ियों का भविष्य उज्जवल करने की कोशिश की जा रही है।
खेल के विकास पर छत्तीसगढ़ की सरकार ने किस तरह से फोकस किया है, इसका प्रमाण है छत्तीसगढ़ में होने वाला 37वां राष्ट्रीय खेल आयोजन। बेशक 2017 में होने वाले इस राष्ट्रीय आयोजन में अभी वक्त है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार और खेल संघ इसकी तैयारी वक्त से पहले पूरी करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। सैंतीसवें राष्ट्रीय खेल के आयोजन को लेकर छत्तीसगढ़ जिस तरह से तैयार हो रहा है, उससे ये साफ हो जाता है कि छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है। खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले छत्तीसगढ़ के प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए सरकार ने पुरस्कार राशि में भी भारी वृद्धि की है। व्यक्तिगत खेल स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले खिलाड़ियों के लिए पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए, रजत पदक विजेताओं के लिए 75,000 से बढ़ाकर 3,20,000 रुपए, कांस्य पदक विजेताओं के लिए 50,000 रुपए से बढ़ाकर 2,40,000 रुपए किया गया है। पिछले दिनों केरल में संपन्न राष्ट्रीय खेलों में विजयी और पुरस्कृत होकर लौटे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को अलग से सम्मान दिया गया और मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इस मौके पर खेल प्रतिभाओं को दी जाने वाली राशि को बढ़ाने का ऐलान किया। इस ऐलान के बाद अब राष्ट्रीय खेलों की सामूहिक प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली टीम के हर खिलाड़ी को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। रजत पदक जीतने पर अब टीम के हर सदस्य को 1,60,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी, जबकि कांस्य पदक जीतने वाली टीम के हर खिलाड़ी को 1,20,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में खेल प्रतिभाओं का समंदर है। भले ही यहाँ पानी का समुद्र नहीं हो, लेकिन समुद्र तट पर खेले जाने वाले बीच हैंडबॉल प्रतियोगिता में भी यहाँ के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय खेल में स्वर्ण पदक हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। सरकार ने खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन की बुनियाद खड़ी करने वाले प्रशिक्षकों को भी नवाजा और सूबे में खेल क्षेत्र में एक नया कदम बढ़ाया। राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेता टीम के प्रशिक्षक को 1 लाख रुपए का पुरस्कार, रजत पदक विजेता टीम के प्रशिक्षक को 75,000 रुपए का पुरस्कार और कांस्य पदक विजेता टीम के प्रशिक्षक को 50,000 रुपए का पुरस्कार देने की शुरुआत की गई। जबकि केरल के राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक विजेता हैंडबॉल की पुरुष टीम को 5 लाख रुपए, रजत पदक विजेता हैंडबॉल की महिला टीम को 3 लाख रुपए और कांस्य पदक विजेता हैंडबॉल की पुरुष टीम को 2 लाख रुपए देकर सम्मानित किया गया। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के बैनर तले राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं ने अपनी प्रतिभा का लोहा राष्ट्रीय स्तर पर मनवाया और खेल प्रतिभाओं की लगातार बढ़ती संख्या से उत्साहित रमन सिंह सरकार ने भी हर स्तर पर खेल प्रतिभाओं को सम्मान देने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। खेल प्रतिभाओं के बेहतर विकास के लिए सरकार ने खेल संघों की भी भरपूर मदद की, जिसमें राजधानी रायपुर में 98 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण, प्रदेश के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित कर उन्हें शासकीय नौकरी प्रदान करने की नीति बनाई। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बना जिसने हर साल राज्य के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को खेल अलंकरणों से सम्मानित करने की एक नई शुरुआत की। 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। राज्य का खेल विभाग ढेर सारी गतिविधियों के जरिए खेल प्रतिभाओं को तराशने का काम पूरा करता है, जिनमें खिलाड़ियों को प्रशिक्षण, ग्रामीण खेल प्रतियोगिता का आयोजन, महिला खेल उत्सव का आयोजन, खेल संस्थाओं को अनुदान, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और पुरस्कार, सांस्कृतिक और युवा गतिविधियों का आयोजन, खेल के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण, पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान पाइका को बढ़ावा देना शामिल है। छत्तीसगढ़ का क्रिकेट संघ यानी CSCS
आईपीएल मैचों के कामयाब आयोजन के बाद लगातार ये कोशिश कर रहा है कि राज्य को रणजी की मान्यता मिल जाए, ताकि क्रिकेट में भी खेल प्रतिभाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका मिल सके। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में खेल क्षेत्र में समग्र और गुणवत्ता विकास पर राज्य की रमन सरकार लगातार काम कर रही है, जिसके नतीजे भविष्य में और चमकदार होने वाले हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर जबलपुर से आ रही है, जहां बीजेपी नेताओं के बीच चाकूबाजी का मामला सामने आया है। बीजेपी प्रशिक्षण अभियान में चाकूबाजी हो गई। विधायक अंचल सोनकर मौजूद थे इस शिविर में और उसी दौरान चाकूबाजी की खबर है। मंडल उपाध्यक्ष विनय बड्डा पर आरोप लगाया कि उन्होंने मंडल मंत्री राहुल पर हमला किया, जिसमें राहुल का काफी खून बहा है और इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको मध्य प्रदेश के जबलपुर से बता रही है और ये खबर अपने आप में इस बात को साबित कर रही है कि किस तरह से अनुशासनहीनता बढ़ रही है और संगठन को इस पर कड़े कदम उठाने की जरूरत है। जबलपुर में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में हुई चाकूबाजी की घटना के मामले में प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान के मुताबिक उन्हें फिलहाल घटना के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो वो इस मामले में सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं इसकी पूरी संज्ञान में जानकारी लूंगा और घटनाक्रम की जानकारी लेने के बाद फिर संगठनात्मक स्तर पर क्या कर सकते हो देखेंगे। अनुशासनात्मक, हाँ वो तो निश्चित करेंगे, ये क्षम्य थोड़ी है। अक्षम्य नहीं है और इस पर कार्रवाई की जाएगी। नंद कुमार सिंह चौहान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इस घटना के बारे में बयान दे रहे थे। उधर रायगढ़ के एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में मुआवजा राशि बांटने में गड़बड़ी के बाद अब बोनस वितरण में 50 करोड़ से ज्यादा की गड़बड़ी का मामला सामने आया है। एनटीपीसी परियोजना के लिए नौगांव, लारा, झील गीटार, छपोरा, देवलसूरा, कांदागढ़, महलोई, आरमुड़ा और रियापाली के किसानों की जमीन अधिग्रहित की गई। पहले तो राजस्व विभाग के अधिकारियों ने मिलकर गलत तरीके से करोड़ों रुपए का मुआवजा बांटा। फिर एनटीपीसी के अधिकारियों ने अपनी पत्नियों के नाम पर जमीन खरीदकर 21 अधिकारियों और रिश्तेदारों को 50 करोड़ से अधिक का मुआवजा गलत तरीके से बांट दिया। जब मामले का खुलासा हुआ तब रातों रात अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। वहीं एनटीपीसी की 3 अधिकारियों की पत्नियों ने तो बोनस वितरण को सही करार देते हुए हाईकोर्ट की शरण भी ले ली। साल 2011 में ये बात सामने आई कि 2009 के पहले जिन लोगों के नाम जमीन होगी उन्हें ही मुआवजा पाने का हक है। ये पूरा घोटाला 50 करोड़ से ज्यादा का है। इस करोड़ों के फर्जीवाड़े को वसूलने की जिम्मेदारी एनटीपीसी की है, लेकिन एनटीपीसी कुंडली मारकर बैठा हुआ है। राशि का रिकवरी करना था, जिसमें का लगभग 3 करोड़ 7 लाख रुपये वसूल हुई है। 11 करोड़ कुछ वसूल करना था। नियम ये कहता है कि जो भूअर्जन में राशि रहता है, भूअर्जन की राशि वो अपने राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। बोनस की राशि जो एनटीपीसी द्वारा प्रदान की जाती है और उनके द्वारा जो अपात्र लोगों को वितरण किए गए हैं तो उनको वसूल करना उनकी जवाबदारी है और नियम भी कहती है। प्रति क्या था 5 लाख के हिसाब से था प्रति एकड़, उसके हिसाब से वितरण की गई। शहरी क्षेत्र में निर्धारित बाजार मूल्य के 2 गुने से कम नहीं होनी चाहिए, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में यह राशि बाजार मूल्य के 6 गुना से कम नहीं होनी चाहिए। सरकार निजी कंपनियों के लिए या प्राइवेट पब्लिक भागीदारी के अंतर्गत भूमि का अधिग्रहण करती है तो उसे 80% प्रभावित परिवारों की सहमति भी लेनी जरूरी है। मसौदे में अधिग्रहण के कारण जीविका खोने वालों को 12 महीने के लिए प्रति परिवार 3000 रुपए प्रति माह जीवन निर्वाह भत्ता दिए जाने का भी प्रावधान है और ये दरअसल मुआवजे का नियम है। तो मुआवजे के नियम क्या कहते हैं ये आपको बताते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में मुआवजे की राशि बाजार मूल्य से 6 गुना से कम नहीं होनी चाहिए। भूमि का अधिग्रहण करने के लिए कम से कम 80%
परिवार जो वहां पर मौजूद हैं उनकी सहमति जरूरी है, तभी उस इलाके में भूमि अधिग्रहण हो सकता है, ये मुआवजे के नियम कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने कोलंबो में खेले जा रहे तीसरे और अंतिम टेस्ट को जीत लिया और इसी के साथ भारत ने श्रीलंका को 117 रनों के बड़े अंतर से हराने के साथ ही सीरीज पर भी कब्जा कर लिया है। कप्तान विराट कोहली की अगुवाई में भारत ने 22 साल बाद श्रीलंका में टेस्ट सीरीज जीती है। श्रीलंका की दूसरी पारी में ईशांत शर्मा ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर इस वक्त कोलंबो से आ रही है, जहां भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही 3 टेस्ट मैचों की सीरीज को भारत ने जीत लिया है। तीसरा टेस्ट मैच 117 रनों से जीता है और ये मध्य प्रदेश की लिहाज से इसलिए अहम है क्योंकि नमन ओझा जो मध्य प्रदेश के उज्जैन के रहने वाले क्रिकेटर हैं, उन्होंने इस टेस्ट मैच में डेब्यू किया था और इस निर्णायक मैच को जीतकर टीम इंडिया ने यह सीरीज जीत ली है। एक बहुत छोटे से में आप ब्रेक के रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पार भी तमाम बड़ी खबरें बहुत जल्द।